Welcome to Daily UPSC Learning. Until now, we have learned about the ancient Indian history up till Maurya period. After Maurya, we are going to learn about the various dynasties. That is, last time मैंने जैसे अगर आपने medieval India का lectures देखे होंगे, मैंने एक concept बताया था. That is, whenever a centralized strong power it declines, the little powers, that is regional empires, they get emerged and other empires try to conquer it. This was the phase of post Maurya as well as pre Gupta. क्योंकि मौर्य के बाद में सीधा गुप्ता was an empire which had an all India character. अब guys, आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेगी, तो याद करनी नहीं है, सिर्फ देखना है या फिर सिर्फ मल्टीपल टाइम्स एज अ स्टोरी इसे समझना है. एंड अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको अपने आप क्लिक करेगा वो क्वेश्चन इन द एग्जाम. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट. अब आफ्टर मौर्य, द लास्ट मौर्य दैट इज बृहद्रथ, ही वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा. द लास्ट मौर्य आप याद रखिए, दैट इज बृहद्रथ, ही वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, who was a Brahmin. He was the commander in chief of Mauryan army and his empire was headquartered in Vidisha, that is MP. The second ruler after Pushyamitra was known as Agnimitra and इसी के ऊपर कालिदास ने लिखा था मालवी का अग्निमित्र. ये ध्यान में रखना, अग्निमित्र was a Shunga dynasty king. During Pushyamitra Shunga, पतंजलि wrote महाभाष्य. This is also PT pointer. ये याद रखना आप. मैंने ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया का लेक्चर कवर किया है, दैट इज इसमें सारे सोर्सेज दिए हैं, तो वो आप पढ़िएगा. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम भरूच स्तूप वाज आल्सो फाउंड. नाउ आफ्टर शुंगा, जैसे शुंगा ने बृहद्रथ को मारा था, वैसे ही कण्वा किल्ड लास्ट शुंगा किंग एंड कण्वा का जो हेड था, दैट इज द फाउंडर, ही वाज नोन एज वासुदेव कण्वा एंड हिज हेडक्वार्टर वाज एट पाटलिपुत्र, दैट इज प्रेजेंट पटना. देन आफ्टर दैट इन द सेंट्रल इंडिया, दैट इज दिस रीजन, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन, ये रीजन जो है, इसमें सातवाहना वाज द फर्स्ट किंगडम हु वाज प्रेजेंट इन द सदर्न इंडिया. अब सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इसमें सातवाहना का जो कैपिटल था वो था प्रतिष्ठान, दैट इज पैठन इन महाराष्ट्र. पैठनी साड़ीज जहाँ की फेमस है, दैट इज द रीजन जो सातवाहना का हेडक्वार्टर था. सातवाहना का जो फाउंडर था, दैट वाज सुमुख, ये याद रखने आप. एंड इसके जो किंग्स थे, दोज वेर नेम ऑन द मदर्स नेम, दैट इज इसमें आप देखेंगे जैसे सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, देन उसके बाद पुलमयी, श्री सतकर्णी, ये सारे जो नाम थे ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मदर ये थे. इसीलिए हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं हिस्टोरियंस कि इट वाज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी. देन सिमुक वाज द फाउंडर. इसके बाद आए सतकर्णी, इसके बाद आए हल, एंड हल रोट 2 बुक्स, दैट इज गथा सप्तसाई एंड सप्तसाई, वो दोनों एक का ही नाम है. इट वाज रिटन इन प्राकृत, तो सातवाहना के टाइम पे प्राकृत वाज प्रिवेलेंट, प्राकृत एज अ लैंग्वेज. Then Gautamiputra Satkarni, he was the greatest of all the Satvana kings. He killed or he demolished the Saka Satrapa. Saka आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा who were the Sakas. Then Pulamai was the last Satvana king and during Satvana's Amravati School of Art started. जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, अब पढ़ेंगे कल्चर में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, देन गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड देन उसके बाद में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. ये लीनियर वेज में चला. Then after that, after Satvana came a little dynasty, that is Ishwaku dynasty. ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकी. And कलिंगा, जैसे हम लोग मौर्य में पढ़ेंगे, जब कलिंगा was the war during मौर्य, अशोका मौर्य, and after that छेदी dynasty was a part of कलिंगा and खारवेला was a king. ये PT पॉइंटर आप याद रखिएगा, because खारवेला constructed उदयगिरी caves, that is they are the Jain caves, and हाथी गुम्फा inscription all are in Orissa. Now this was all about the indigenous kings जो यहाँ पे प्रेजेंट थे. अब जो फॉरेन्स, दैट इज यहाँ से जो आए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये तो मैंने बताया कि मौर्य के बाद क्या हुआ, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताया. लेकिन इसके साथ साथ, इन लोगों के साथ साथ इंडो ग्रीक्स, दैट इज फॉरेन एम्पायर्स, दे आल्सो केम. फॉरेन एम्पायर्स कौन से? पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर सकाज आए, फिर पार्थियंस आए, फिर कुशान आए. एंड ये लोग जो है, ये लोग सोसाइटी में एसिमिलेट हो गए, इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेट हो गए. इसीलिए जो धीरे 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 जो एसिमिलेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, उस वजह से इंडिया इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी इन रेसेस, डाइवर्सिटी इन एथनिसिटी, डाइवर्सिटी इन कल्चर्स, डाइवर्सिटी इन मेनी अदर थिंग्स, सोसाइटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनीथिंग. दिस डाइवर्सिटी इज बिकॉज ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट रेसेस इन दिस एरिया और इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो द फर्स्ट किंगडम दैट वाज प्रेजेंट वाज नोन एज इंडो ग्रीक्स. या पीटी पॉइंटर याद रखिएगा. इंडो ग्रीक्स केम इन 2nd century BC. They were the people of Greek, that is
Central Europe and Eastern Europe and Western Asia. Then after that, they were the first foreign rulers. The king was known as Minanda, that is Milind. He was the king and he was converted into Buddhism by Nagasena or Nagarjuna. He was the Buddhist monk, and that is why all this is written in Milindapano. It is a Buddhist text. He repaired the Sudarshan Lake that was built during Maurya time. Sudarshan Lake is a part of Saurashtra, that is Gujarat. Indo-Greeks issued large number of coins. The purest coins were during Indo-Greeks only. They were the first to issue gold coins. ये आप PT pointer याद रखिएगा. Indo-Greeks were the first to issue gold coins. During Indo-Greeks, Gandhar School of Art developed. During Satavahana, Amravati School of Art developed. During Indo-Greeks, Gandhar School of Art developed in the northwestern India, Gandhar region. Then came Sakas or Scythians. They came from West Asia, and they were the ruler who was present during that time, or the famous ruler, was known as Rudradaman, and he was the enemy of Satavahanas. He issued the first long inscription in Sanskrit. ये आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा. इसके बाद रुद्रदानम के बाद एक किंग आए विक्रमादित्य, जिन्होंने निकाला विक्रम संवत. ये पीटी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि विक्रम संवत कब आया था, तो 58 BC, ये याद रखिएगा. Then after that came Parthians. Parthians came from the Persian side, that is Iran side. They are also known as Pahlavas. Pahlavas ये अलग है, ये southern kingdom है, ये अलग है, ये बाद में आएगा. लेकिन they were known as Pahlavas. Pahlavas. इनके जो किंग का नाम था वो था Gondopharnes. Then after that comes Kushan. Kushan or Confucius. Confucius was the founder of Kushan dynasty, and they were the part of Central Asian Empire. That is ऊपर से आए थे ये लोग ऐसे, Central Asia, Kazakhstan and all. They issued gold coins. That is Confucius II. He issued the gold coins. तो ये दोनों अलग अलग है, Confucius I and Confucius II. Kanishk was their ruler. He was the most prominent ruler of the Kushan Empire, and he was also known as Second Ashok. He started a new era, that is हम लोग जो era अभी follow करते हैं, that is Saka era. It was in 78 AD. ये भी पीटी में क्वेश्चन आ चुका है. So this was formed during Kanishk, and during Kanishk also fourth Buddhist council happened in Kundalwan, that is in Kashmir. बुद्धिज्म हम लोग और डिटेल में लेंगे, जब बुद्धिज्म लेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा. ठीक है. एंड ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, महायानिज्म के जो डॉक्ट्रिन्स है, महायान was another Buddhist sect after Buddhism or Gautam Buddha, after the death of Gautam Buddha. तो ये जो महायानिज्म के जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो आइडियल्स है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुए थे. Kushans were the people who controlled the Silk Route, and during Kanishk these people were there. They were the poets or the respected persons, that is Vasumitra, Ashwaghosh, Nagarjuna, Charak. Charak was a साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फेमस था. चारक संहिता ये याद में रखना, मेडिसिन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका. पहले चारक आए थे, फिर सुश्रुत आए थे. देन आफ्टर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द नदर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया ऑफ प्री, दैट इज सेकंड सेंचुरी BC टिल 0th BC. अब इसके बाद में फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी AD हम लोग देखते हैं संगम पीरियड. अब संगम इज अ लिटरेचर एंड दे वेर फाउंड और दे वेर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द 3 काउंसिल्स जो थे, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड एंड थर्ड काउंसिल. अब इसमें क्या है, संगम पीरियड जो है, संगम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन 3 किंगडम्स, दैट इज सदर्न इंडिया किंगडम्स. यहाँ पे थे चोलास, यहाँ पे थे पांड्यास एंड यहाँ पे थे चेरास. चेरास इनके जो सिंबल थे, इट वाज बो, दैट इज बो एंड एरो वाला जो बो है, दैट वाज द सिंबल ऑफ चेरास. चेरा के बाद है चोला. चोला का जो सिंबल था दैट वाज टाइगर. सो ये आप याद रखिएगा. एंड पांड्या का जो सिंबल था दैट वाज फिश. तो ये आप याद रखिएगा, ये 3 सिंबल्स आप याद रखिएगा. देन चेरा में हेडक्वार्टर इसका जो था दैट वाज वंजी. इट इज प्रेजेंट इन द तमिलनाडु एंड केरला एरिया, दिस एरिया. हिज फर्स्ट किंग वाज उदयनगिराल. सेकंड, इट वाज important for Senguttavan. Senguttavan was also a Chera king and he founded the Pattini cult. इसलिए ये important है Senguttavan. ये PT आप याद रखिएगा. He was a Chera king. Then comes Chola Empire. Chola Empire का headquarter था Urayur in Tamil Nadu region, this area. And Karaikal was also a region, जो पुडुचेरी का one aspect है Karaikal, one district है Karaikal. This was a king and he found Puhar port, that is in southern India. They were important for navy and they were defeated by Pallavas. तो ये Pallavas वो Pallavas है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो southern India में है. Now after these two comes Pandya Empire or Pandya dynasty. In Pandya they were also known for fish. It was a symbol of Pandya dynasty.
and they were important for pearls. जो Megasthenes थे, Megasthenes mentioned Pandya Empire for its pearls. Then the first king was known as Mudukudumi. So ये आप याद रखिएगा, first king. And Nendujelian was also a king. During his time, a book known as Silapadikaran, which we already learned in the first chapter of Ancient History Sources, जो Medieval India series है उसमें first जो lecture है वो it is dependent on sources, उसमें मैंने बताया था. So this was the king during which time Silapadikaram as well as Manimekalai, these epics took place during Nendujelian. And Kovalan and Kannagi, they were the part of this epic. Now during the Pandya period, 3 Sangam councils held. The first council, it is said that they were attended by gods, so there is nothing left about it. The second council में जो left है वो है Tolkappiyam, that is in grammar, जो मैंने already लिया है Tolkappiyam. And the third council जिसमें 3 books हैं, Etutogai, that is 8 texts, Pattu, that is 10 anthologies, and Patinal Kinakku, that is for 18 texts. ये 3 आप याद रखिएगा. It is a part of Sangam literature only. And 2 epics जो मैंने already cover किए थे, that is Silapadikaran and Manimekalai. Silapadikaran was written by Ilango Adigal. It is a story about Kovalam, and Kannagi was his princess, but he was in love with Madhavi. So that is why this is a love triangle. And इसके बाद में इनकी जो बेटी है उसका that is sequel, ये Manimekalai, it is dependent on the sequel of Silapadikaran. And Manimekalai is written by Sitalai Satanar. ये आप याद रखिएगा. This is all about the pre-Gupta as well as post-Maurya period. इसके बाद में हम लोग आएंगे last lap of the series, जिसमें गुप्ता डायनेस्टी होगी, और गुप्ता डायनेस्टी के बाद छोटे छोटे जो अर्ली मिडिवल इंडिया के जो डायनेस्टीज है, दैट इज इट. इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि एंशिएंट इंडिया मिडिवल इंडिया में कुछ पढ़ने की जरूरत है. थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियोज. प्लीज शेयर इट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड learn each and everything, solve previous year's questions. You will get to know that around if 15 questions are coming from ancient and medieval India, you are able to solve at least 7 to 8 questions. So that is a good thing कि we are going to solve, or we have confidence in at least 8 questions. Thank you guys. Good day.